गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल, सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। नमस्ते और स्वागत है। आपने कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां बहुत ज्यादा बिक्री करने के बावजूद अचानक दिवालिया क्यों हो जाती हैं? कागज पर तो सब मुनाफे में दिखता है, लेकिन एक दिन अचानक पता चलता है कि कंपनी के पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने तक के पैसे नहीं हैं। अक्सर इसका जवाब एक बहुत ही उबाऊ लगने वाले शब्द में छिपा होता है, बजटरी नियंत्रण। आज हमारे पास द आर्किटेक्चर ऑफ बजटरी कंट्रोल से कुछ अंश हैं और हम समझेंगे कि यह सिर्फ हिसाब किताब नहीं, बल्कि किसी भी कारोबार के लिए जिंदगी और मौत का सवाल कैसे बन सकता है। हमारा मिशन यह जानना है कि यह सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि किसी संगठन का पूरा नर्वस सिस्टम है। तो चलिए इसकी तह तक चलते हैं और समझते हैं कि ये प्रणाली असल में एक कंपनी को डूबने से कैसे बचाती है। तो सबसे पहले ये काम कैसे करता है? अगर ये किसी कंपनी का नर्वस सिस्टम है तो इसके हिस्से क्या है? मतलब ये सिर्फ साल के शुरू में एक बजट बना देने से तो कहीं ज्यादा होगा। बिल्कुल कहीं ज्यादा है। ये एक लगातार चलने वाला चक्र है, कोई एक बार की घटना नहीं। सोचिए आप एक जहाज के कप्तान हैं। सबसे पहले आपको एक नक्शा चाहिए कि जाना कहाँ है। वही है पहला कदम, बजट तैयार करना। सेल्स टीम बताती है कि हम कितनी बिक्री कर सकते हैं, प्रोडक्शन टीम बताती है कि उसे बनाने में कितना खर्च आएगा, मार्केटिंग टीम अपने खर्चे बताती है। मतलब हर विभाग भविष्य का एक खाका तैयार करता है। ठीक है, तो हमारे पास नक्शा आ गया, अब जहाज चल पड़ा है। सही। और जैसे ही जहाज चलता है, दूसरा कदम शुरू होता है, वास्तविक प्रदर्शन को रिकॉर्ड करना। आप सिर्फ नक्शा देखकर नहीं बैठ सकते, आपको ये भी देखना होगा कि आप असल में जा कहाँ रहे हैं। तो हर महीने, हर हफ्ते असल में कितनी बिक्री हुई, कितना खर्च हुआ, इन सब आंकड़ों को बहुत ध्यान से रिकॉर्ड किया जाता है। और यहीं पर असल कहानी शुरू होती है, जब आप नक्शे की तुलना अपनी असल लोकेशन से करते हैं। वही तीसरा और सबसे अहम कदम है, वास्तविक परिणामों की तुलना बजट से करना। यही पता चलता है कि हम अपनी योजना पर हैं, उससे आगे हैं या पीछे रह गए हैं। यही वो सच्चाई सामने आती है जिसे कई कंपनियां नजरअंदाज कर देती हैं। और मान लीजिए हम अपनी योजना से भटक गए हैं, जहाज गलत दिशा में जा रहा है। तो चौथा कदम आता है, जिसे वेरिएंस विश्लेषण कहते हैं। वेरिएंस यानी बजट और असलियत के बीच का अंतर। यहां हमारा काम सिर्फ ये देखना नहीं है कि अंतर है, बल्कि ये जानना है कि अंतर क्यों है। क्या कोई बड़ा तूफान आ गया था, मतलब बाजार में मंदी आ गई, या हमारे इंजन में कोई खराबी थी, जैसे हमारी प्रोडक्शन टीम ने ज्यादा खर्च कर दिया, या फिर हमने ही नक्शा गलत पढ़ा था। बिल्कुल, समस्या की जड़ तक पहुंचना। और जब जड़ पता चल जाए तब आता है पांचवां और अंतिम कदम, सुधारात्मक कार्रवाई, यानी जहाज का स्टीयरिंग व्हील घुमाना। अगर बिक्री कम है तो शायद मार्केटिंग रणनीति बदलनी पड़े, अगर लागत ज्यादा है तो प्रोडक्शन प्रोसेस को देखना पड़े। यही चक्र, योजना, क्रियान्वयन, तुलना, विश्लेषण और सुधार, बजटरी नियंत्रण को एक शक्तिशाली प्रणाली बनाता है। तो ये सिर्फ स्कोरबोर्ड नहीं है। नहीं,
ये पूरा का पूरा गेम प्लान है। ये सुनना दिलचस्प है। तो ये एक प्रक्रिया है, लेकिन सिर्फ प्रक्रिया बना देने से तो कुछ नहीं होता। उसे प्रभावी बनाने वाले सिद्धांत क्या हैं? क्या चीज इसे सिर्फ एक कागजी कार्रवाई से ज्यादा बनाती है? बहुत अच्छा सवाल है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है जिम्मेदारी का स्पष्ट निर्धारण। स्रोत इस बात पे बहुत जोर देता है। जब सेल्स डिपार्टमेंट का बजट बनता है तो वो सिर्फ कंपनी का बजट नहीं होता, वो सेल्स मैनेजर की जिम्मेदारी बन जाता है। महीने के अंत में जब असल बिक्री के आंकड़े आते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि लक्ष्य पूरा क्यों नहीं हुआ। ये व्यक्तिगत जवाबदेही तय करता है। मतलब अब ये किसी की निजी जिम्मेदारी है, सिर्फ कंपनी का एक लक्ष्य नहीं। इससे तो बहुत फर्क पड़ता होगा। जमीन आसमान का। इसके बाद आता है नियंत्रण का पहलू, जहां हम उस वेरिएंस विश्लेषण की बात कर रहे थे। स्रोत में एक उदाहरण है। मान लीजिए बजट में बिक्री का लक्ष्य 10 लाख रुपए था, लेकिन असल बिक्री 9 लाख हुई। अब 1 लाख रुपए का ये जो अंतर है उसे अनफेवरेबल वेरिएंस कहते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल है। मान लीजिए मैनेजर ने पूरी मेहनत की, लेकिन बाजार में ही मंदी आ गई और किसी की भी बिक्री नहीं हुई, तो क्या उस मैनेजर को दोष देना सही है? क्या ये प्रणाली इतनी कठोर है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूआंस है, और यहीं पर एक साधारण बजटरी सिस्टम और एक स्मार्ट सिस्टम में फर्क पता चलता है। जिसे हम स्टैटिक बजट कहते हैं, वो बस 10 लाख के लक्ष्य से तुलना करेगा, लेकिन ज्यादातर अच्छी कंपनियां फ्लेक्सिबल बजट अपनाती हैं। फ्लेक्सिबल बजट ये क्या है? फ्लेक्सिबल बजट कहता है कि अगर आपने 10,000 यूनिट बेचने का लक्ष्य रखा था, लेकिन बाजार की वजह से सिर्फ 8,000 ही बेच पाए, तो आपकी लागत भी 8,000 यूनिट के हिसाब से ही होनी चाहिए, 10,000 के हिसाब से नहीं। अच्छा, ये बिक्री के स्तर के हिसाब से अपने आप बदल जाता है। इससे ये पता चलता है कि मैनेजर ने उन परिस्थितियों में कितनी कुशलता से काम किया। तो ये सजा देने का जरिया नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह प्रदर्शन को सही संदर्भ में समझने का जरिया बन जाता है। अच्छा, तो ये सिस्टम परिस्थितियों को भी ध्यान में रखता है। ये इसे काफी ज्यादा व्यावहारिक बनाता है। आपने जवाबदेही और नियंत्रण की बात की, और क्या है? तीसरा और शायद सबसे अनदेखा पहलू है समन्वय, कोऑर्डिनेशन। ये प्रणाली कंपनी के सभी विभागों को एक ही धागे में पिरो देती है। इसे एक कार बनाने वाली फैक्ट्री की तरह समझिए। सेल्स टीम ये वादा नहीं कर सकती कि हम 1,000 लाल गाड़ियां बेचेंगे, अगर परचेज टीम ने सिर्फ नीला पेंट खरीदा है और प्रोडक्शन लाइन ट्रक बनाने के लिए सेटअप है। हाँ, सही बात है। बजट ये सुनिश्चित करता है कि सेल्स, प्रोडक्शन, परचेज और फाइनेंस सब एक ही ब्लूप्रिंट को देख रहे हैं। सेल्स का बजट बताता है कि प्रोडक्शन को कितना बनाना है, प्रोडक्शन का बजट बताता है कि परचेज टीम को कितना कच्चा माल खरीदना है, और परचेज टीम का बजट बताता है कि फाइनेंस टीम को कितने पैसों का इंतजाम करना है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। हाँ, ये विभागों के बीच की दीवारों को तोड़ता है और उन्हें एक टीम की तरह काम करने पे मजबूर करता है। ये सब सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा काम है। इतने सारे बजट, इतनी तुलनाएं, इतना विश्लेषण। कोई कंपनी ये सब सिर्फ खर्चों पर नजर रखने के लिए तो नहीं करती होगी। इसका असली बड़ा मकसद क्या है? इसका बड़ा मकसद संगठन को सिर्फ चलाना नहीं, बल्कि उसे सही दिशा में और कुशलता से चलाना है। इसके कई उद्देश्य हैं। सबसे बुनियादी तो वही हैं जिनकी हमने बात की: भविष्य की गतिविधियों की योजना बनाना, विभागों में समन्वय बिठाना और लागत पर नियंत्रण रखना। जब हर मैनेजर को पता होता है कि उनके पास खर्च करने के लिए एक सीमित राशि है, तो वे ज्यादा सावधानी से फैसले लेते हैं। और इससे आगे क्या ये सिर्फ पैसे बचाने तक ही सीमित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका अगला स्तर है प्रदर्शन का मूल्यांकन। अब आपके पास हर विभाग और हर मैनेजर के प्रदर्शन को मापने का एक वस्तुनिष्ठ आधार है। अब ये व्यक्तिगत पसंद नापसंद का मामला नहीं रहता, बल्कि आंकड़े बताते हैं कि कौन अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है। इससे एक मेरिट आधारित संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। निश्चित रूप से, जिससे मुनाफा अधिकतम होता है। लेकिन एक और बहुत जरूरी उद्देश्य है संसाधनों का कुशल उपयोग। हर कंपनी के पास पैसा, लोग और कच्चा माल सीमित होता है। बजटरी नियंत्रण ये सुनिश्चित करता है कि इन कीमती संसाधनों का इस्तेमाल वही हो जहां से सबसे अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद है। ये अनुमान पर आधारित फैसलों को खत्म करता है। बिल्कुल। स्रोत में एक और दिलचस्प बात का जिक्र है कि ये एक पूर्व चेतावनी प्रणाली यानी अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह काम करता है। हाँ, और शायद आज के अनिश्चित माहौल में ये इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है। ये किसी गाड़ी के डैशबोर्ड पर जलने वाली चेतावनी के लाइट जैसा है। अगर किसी भी विभाग का प्रदर्शन बजट से बहुत ज्यादा भटक रहा है, चाहे वो खर्च में हो या आय में, तो प्रबंधन को समय रहते पता चल जाता है। इससे पहले कि एक छोटी सी समस्या एक बड़ा संकट बन जाए, उसे पकड़ा जा सकता है।
मतलब प्रबंधन को प्रतिक्रिया देने का समय मिल जाता है। हाँ, बजाय इसके कि जब सब कुछ हाथ से निकल जाए तब उन्हें पता चले। ये अर्ली वार्निंग सिस्टम वाली बात वाकई दमदार है। इसका मतलब है कि इसके बिना आप आंखें बंद करके गाड़ी चला रहे हैं। तो जब कोई कंपनी इस प्रणाली को सही से लागू करती है तो जमीनी स्तर पर सबसे पहले कौन से ठोस बदलाव दिखते हैं? स्रोत के मुताबिक सबसे पहला और सीधा फायदा तो बेहतर वित्तीय अनुशासन ही है। जब नियम और लक्ष्य तय होते हैं तो हर कोई उनके भीतर काम करने की कोशिश करता है। इससे फालतू खर्च पर लगाम लगती है और प्रबंधकों के निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है, क्योंकि अब वे अपनी गट फीलिंग पर नहीं बल्कि ठोस आंकड़ों और योजनाओं पर आधारित फैसले लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बड़ा फायदा जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है वो वित्तीय नहीं है, वो है बेहतर संवाद और रणनीतिक तालमेल। ये तो एक नया दृष्टिकोण है। मतलब ये सिर्फ नंबरों के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। सोचिए, बजट मीटिंग में क्या होता है? सेल्स हेड को, प्रोडक्शन हेड को यह समझाना पड़ता है कि उनका 10,000 यूनिट बेचने का लक्ष्य यथार्थवादी क्यों है। प्रोडक्शन हेड को, फाइनेंस हेड को यह बताना पड़ता है कि नई मशीनरी में निवेश क्यों जरूरी है। यह प्रक्रिया इन सभी लोगों को एक कमरे में बैठकर एक दूसरे से बात करने पर मजबूर करती है। वो कंपनी के लक्ष्यों के बारे में एक साझा समझ विकसित करते हैं। हाँ, बजट सिर्फ एक वित्तीय दस्तावेज नहीं रह जाता, ये एक संवाद का जरिया बन जाता है। लेकिन क्या इससे रचनात्मकता नहीं मरती? मान लीजिए मार्केटिंग टीम के पास अचानक एक बेहतरीन कैंपेन का आइडिया आता है, लेकिन उनके पास बजट नहीं है। क्या ये प्रणाली उन्हें नहीं कहने पर मजबूर कर देगी, भले ही इससे कंपनी को बहुत फायदा हो सकता हो? ये इस प्रणाली की सबसे अहम आलोचना है, और अगर इसे गलत तरीके से लागू किया जाए तो ये सच भी हो सकती है। एक कठोर नौकरशाही वाला बजटरी सिस्टम वाकई रचनात्मकता को खत्म कर सकता है। वो एक ढांचा प्रदान करता है। यह मार्केटिंग टीम को यह सोचने पर मजबूर करता है कि ठीक है, हमारे पास इतने ही संसाधन हैं, हम इन्हीं संसाधनों के भीतर सबसे रचनात्मक काम कैसे कर सकते हैं। अच्छा, ये असीमित पैसे मांगने के बजाय सीमित संसाधनों के साथ स्मार्ट तरीके से काम करने को प्रोत्साहित करता है। मतलब ये एक तरह से रचनात्मकता को एक दिशा देता है। हाँ, और ये कर्मचारियों के लिए भी फायदेमंद है। जब उन्हें पता होता है कि उनसे क्या उम्मीद की जाती है, उनके लक्ष्य क्या हैं, तो उन्हें एक स्पष्ट दिशा मिलती है, अस्पष्टता खत्म होती है। और जब लक्ष्य स्पष्ट और प्राप्य होते हैं तो ये उन्हें हासिल करने के लिए प्रेरित भी करता है। यह उनके प्रदर्शन के मूल्यांकन को भी पारदर्शी बनाता है। कैश मैनेजमेंट का भी जिक्र है, और हमने शुरू में इसी की बात की थी कि कंपनियां मुनाफे में होकर भी डूब जाती हैं। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। कैश बजट ये सुनिश्चित करता है कि जरूरत पड़ने पर कंपनी के पास नकदी उपलब्ध हो। ऐसा ना हो कि आपकी बिक्री बहुत अच्छी हो लेकिन आपके ग्राहक आपको 90 दिन बाद भुगतान करते हैं और आपको अपने सप्लायर और कर्मचारियों को आज भुगतान करना है। सही बात है। ये प्रणाली कैश के आने और जाने पर कड़ी नजर रखती है ताकि आप उस मुनाफे में होकर भी दिवालिया होने वाले जाल में ना फंसे। तो अंत में ये सब मिलकर संगठन के विकास और विस्तार में ही मदद करता है। अंततः बिल्कुल, एक मजबूत वित्तीय योजना, लागत पर नियंत्रण, बेहतर संवाद और संसाधनों का कुशल उपयोग, ये सभी एक स्वस्थ व्यवसाय की निशानियां हैं और यही बातें आपको दीर्घकालिक विकास की नींव रखने में मदद करती हैं। लक्ष्य निर्धारित करने का जोखिम उठा सकते हैं। तो हमने एक औपचारिक और उबाऊ लगने वाले शब्द बजटरी नियंत्रण से शुरुआत की थी और अब हम समझ रहे हैं कि ये असल में किसी संगठन का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये योजना, नियंत्रण, संवाद और समन्वय की एक गतिशील प्रणाली है। ये सिर्फ नंबरों को ट्रैक करने के बारे में नहीं है, बल्कि संगठन को उसके लक्ष्यों की ओर ले जाने वाले एक रोडमैप की तरह है। जैसा कि स्रोत के निष्कर्ष में कहा गया है, ये बजट के माध्यम से वित्तीय गतिविधियों की योजना बनाने और उन्हें नियंत्रित करने का एक व्यवस्थित तरीका है। इसमें लक्ष्य निर्धारित करना, वास्तविक परिणामों की तुलना करना, अंतरों का विश्लेषण करना और सुधारात्मक कार्यवाही करना शामिल है। ये एक चक्र है जो संगठन को लगातार सीखने और बेहतर होने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ एक दिलचस्प सवाल सोचने के लिए रह जाता है। स्रोत बताता है कि ये प्रणाली नियंत्रण और अनुशासन बनाती है और साथ ही कर्मचारियों को प्रेरित भी करती है। लेकिन क्या एक बिंदु ऐसा भी आ सकता है जहां बहुत ज्यादा बजटरी नियंत्रण प्रेरणा देने के बजाय कर्मचारियों के लिए बंधनकारी महसूस होने लगे, जहां रचनात्मकता और लचीलेपन की जगह सिर्फ नियमों का पालन रह जाए? किसी भी मैनेजर के लिए असली चुनौती शायद यही है, नियंत्रण और सशक्तिकरण के बीच वो सही संतुलन खोजना।